हेलो बच्चों। तो क्या हाल चाल है आप लोगों के। रिवीजन लेक्चर नंबर 13 की आज बारी है। करंट इलेक्ट्रिसिटी हम लोग रिवाइज कर रहे थे। बढ़िया है ना। कॉन्फिडेंस के साथ काम करेंगे, बढ़िया से एनर्जी के साथ पढ़ेंगे। रिवीजन सीरीज को अच्छे से फॉलो करेंगे। अगर अब तक फॉलो नहीं किया है तो फॉलो करना स्टार्ट कर दो। जो फॉलो कर रहे थे बस इसी को कंटिन्यू रखना बच्चों को। ठीक है, चलो स्टार्ट कर दें बच्चों फटाफट से। करंट इलेक्ट्रिसिटी कर रहे थे। आज मैं आप लोगों को एनर्जी पावर के कुछ कंसेप्ट करवाऊंगा जो मोस्टली बच्चे इग्नोर मार के चले जाते हैं, बट उसमें से बच्चों क्वेश्चंस आए हुए हैं। तो मैं आप लोगों को दिखा भी दूंगा कौन सा क्वेश्चन कौन से ईयर में आया हुआ है या कुछ भी मोस्ट एक्सपेक्टेड है, तो उस टाइप के करेंगे। तो ये टॉपिक ऐसा टॉपिक है जो बच्चे नेग्लेक्ट करते हैं, छोड़ देते हैं, बट मैं करवाऊंगा ताकि आप लोग इतना कर जाओ तो इतने में इससे बाहर आप लोगों को करने की फिर जरूरत भी ना हो। चलो फटाफट से पहले डिस्कस करते हैं। हीट जनरेटेड का टॉपिक है। ये टॉपिक बच्चों 10th क्लास में भी था। क्या हीट जनरेटेड अक्रॉस अ रेजिस्टर, या सीधा सीधा हीट जनरेशन का क्या कंसेप्ट है। हीट जनरेशन ड्यू टू करंट, ड्यू टू करंट। देखो कंसेप्ट बच्चों बड़ा सिंपल जाता है कि यार कहीं से भी किसी भी कंडक्टर, किसी भी बॉडी, अप्लायंस, इलेक्ट्रिकल अप्लायंस के थ्रू अगर करंट जाता है तो हमें पता है वो हीट होगा। सबको पता है ये हीटर हो गया, फैन हो गया, कुछ भी चीज है वो गर्म होती ही होती है। अब एक साइंटिस्ट ने, जूल्स ने अपना लॉ दिया। उन्होंने ये बोला, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग दिया, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। उसके अकॉर्डिंग उन्होंने कहा कि जो हीट प्रोड्यूस होती है किसी भी कंडक्टर के अक्रॉस, किसी भी रेजिस्टर के अक्रॉस, इलेक्ट्रिकल अप्लायंस के अक्रॉस, तो हीट प्रोड्यूस्ड, उन्होंने ये चीज बोली, इज डायरेक्ट लिखते हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ करंट, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम। करंट, रेजिस्टेंस, टाइम, बहुत सिंपल कंसेप्ट है। जितना ज्यादा करंट होगा उतना ज्यादा हीट होगा, जितना ज्यादा रेजिस्टेंस होगा हीट उतनी ही ज्यादा होगी। रेजिस्टेंस बेसिकली क्या होता है बच्चों, रेजिस्टेंस क्या होता है मैंने समझाया था ना लास्ट टाइम। मम्मी पापा वाला एग्जांपल दिया था, पापा रोकते हैं तो हम गर्म हो जाते हैं नॉल। रेजिस्टेंस बेसिकली क्या है, करंट फ्लो करना चाहता है, रेजिस्टेंस उसे रोक रहा है, तो क्या होता है कंडक्टर गर्म हो जाता है। उसी वजह से कोई भी बॉडी है वो गर्म हो जाती है। रेजिस्टेंस में ये काम करता है, वो गर्म हो जाएगा। और जितने टाइम के लिए आप सर्किट को ऑन रखोगे, जितने टाइम आपके सर्किट के अंदर करंट जाएगा, ऑब्वियसली उतनी ज्यादा हीट प्रोड्यूस होती है। अगर आप फैन को बहुत टाइम तक चलाते रहोगे तो वो गर्म तो होगा ही ना। ऐसी बाकी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस के लिए भी है। तो ये रूल जाता है, प्रोपोर्शनैलिटी को हटा के कांस्टेंट आता है, उस कांस्टेंट की वैल्यू भी हमने 1 रखनी है। तो बेसिकली ये चीज आप लोगों ने 10th क्लास में पढ़ रखी होगी, H इज इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर टी। बेसिक सा फॉर्मूला है, बहुत ज्यादा इसके बहुत ज्यादा डेप्थ में जाने की जरूरत है भी नहीं आप लोगों को, क्योंकि इसमें बहुत टफ क्वेश्चन नहीं आता है। ये टॉपिक में से अगर कुछ आया तो फ्री के मार्क्स समझो। तो फ्री के मार्क्स किसे अच्छे नहीं लगते, सबको लगते हैं। अब सिर्फ एक ये फॉर्मूला नहीं है, इसके 2 और फॉर्मुलेज हैं, वो भी देख लेते हैं। सेम आपके पावर के कंसेप्ट बन जाएगा बस। उसके बाद हम कुछ क्वेश्चंस उठाएंगे पावर, फिर मैं बल्ब को सीरीज में लगाना, बल्ब को पैरेलल में लगाना, कौन सा बल्ब ब्राइट होगा एंड ऑल, ये कंसेप्ट भी डिस्कस करूंगा। चलो ये हो गया। हमें पता है I इज इक्वल्स टू V बाय R हो सकता है, V इज इक्वल्स टू आई आर होता है। तो ये पुट करते हैं वैल्यू यहाँ पे, H इज इक्वल्स टू वैल्यू पुट करें V स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर बन जाएगा बच्चों। I की जगह V बाय R पुट किया, I का तो स्क्वायर है तो इन दोनों का भी क्या कर दिया, स्क्वायर कर दिया। ये R आ गया, ये T आ गया, R से R कैंसिल बच्चों। बड़ा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, बहुत ज्यादा यूज करेंगे इसे हम। V स्क्वायर अपॉन R इंटू टी, V स्क्वायर अपॉन R इंटू टी, सिंपल है फॉर्मूला। और अब इसी फॉर्मूले के अंदर H इज इक्वल्स टू आई स्क्वायर, बच्चों R की जगह पुट कर दो इस बार। R की जगह लिख सकते हो क्या, V बाय आई। क्या लिख सकते हो R की जगह, V बाय आई। तो क्या बन जाएगा, V बाय आई क्या बन गया, H इज इक्वल्स टू वी आई टी। H इज इक्वल्स टू क्या बन गया बच्चों फॉर्मूला, H इज इक्वल्स टू वी आई टी। सिंपल है, यहां तक तो किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। इसी से ये 3 फॉर्मुलेज आप लोगों के बन गया। इसी के थ्रू आप हीट वगैरह कैलकुलेट करोगे। अब बच्चों एक चीज याद रखना, जब भी बोले हीट डिसिपेटेड, हीट डिसिपेटेड, तो ये फॉर्मूला लगाना है, हीट डिसिपेटेड। ये वाला फॉर्मूला सबसे ज्यादा अप्लाई होने वाला है, जहां ज्यादा करंट वहां पे हीट डिसिपेशन ज्यादा होगी। ये सबसे पहले याद रखना होगा आप लोगों को। बाकी कंसेप्ट्स भी बताऊंगा आप लोगों को। अब आते हैं सीधा इलेक्ट्रिकल पावर पे, इसमें इतना बहुत है। बाकी इसकी हीट जनरेशन की अगर सिंपल एप्लीकेशंस की बात करूं, बच्चों वाली बातें हैं वो बिल्कुल ही स्टिल मैं कर देता हूं कि हीट जनरेशन से हमें क्या क्या फायदा है। हीटर में यूज करते हो, आयरन रॉड होती है,
प्रेस को वैसे क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक आयरन, प्रेस मत लिखाना बच्चों, इलेक्ट्रिक आयरन, ठीक है। गीजर हो गया आप लोगों का, हीटर्स हो गए घर पे, तो ये सारे के सारे क्या आपके एप्लीकेशंस ही तो है किसकी, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट की, राइट। तो वो एप्लीकेशंस 10th क्लास में पढ़े होंगे। अब आते हैं सीधा इलेक्ट्रिकल पावर पे। इलेक्ट्रिकल पावर, इलेक्ट्रिक पावर। अब इलेक्ट्रिक पावर के अंदर क्या डिस्कस करना है ये फटाफट से देख लेते। बेसिकली है क्या, इलेक्ट्रिक पावर बताता है आपको रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट या रेट ऑफ फ्लो ऑफ एनर्जी, कि ये हीट या एनर्जी है वो कितनी स्पीड से ट्रेवल कर रही है, वो चीज बताती है हमें पावर। एक जनरल एग्जांपल दूंगा आप लोगों को, पावर और एनर्जी के बीच में डिफरेंस अच्छे से क्लियर हो जाएगा, जो काफी स्टूडेंट्स को नहीं भी होता है। तो सिंपल पावर को अगर लिखना हो, इट इज रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट या हीट पर यूनिट टाइम, इतने में याद रख लोगे, मोर देन इनफ। हीट की वैल्यू क्या पुट करोगे, तीनों इक्वेशंस है देखो, 1 2 3, तीनों के इक्वेशन की अगर मैं वैल्यूज डालता हूं तो हर जगह से आपका टी उड़ जाएगा। चलो करवा देता हूं, हर जगह से टी उड़ेगा। एक बार डालता हूं आई स्क्वायर आर टी बाई टी, क्या बचेगा बच्चों, आई स्क्वायर आर, राइट। आगे जब दूसरा करेंगे P इज इक्वल्स टू, अगेन इस बार डाल रहा हूं वी स्क्वायर अपॉन आर इंटू टी डिवाइडेड बाई टी, एक वी स्क्वायर अपॉन आर, ऐसे थर्ड आ जाएगा वी आई टी अपॉन टी, दैट इज वी आई। तो ये तीन फॉर्मुलेज आ गए आपके पावर के, आई स्क्वायर आर, वी स्क्वायर अपॉन आर और वी आई, काम आ जाते हैं, ये भी करेंगे हम। इतना डन, ये था आपका इलेक्ट्रिक पावर। यूनिट्स बच्चों, इसकी यूनिट क्या होगी, हीट की यूनिट क्या होती है, जूल्स। क्या होती है इसकी यूनिट, जूल्स। एक और दूसरी यूनिट है, उस पर भी आते हैं अभी, किलोवाट आवर होती है जो, इसकी यूनिट क्या होती है, वॉट। इसकी यूनिट क्या होगी आपकी, वॉट हो जाएगी। ये तो सिंपल है, काफी हद तक सिंपल चल रहा है। अब हीट जनरेटेड की पता क्या होता है, जो हमारे घर में कहते हैं ना कितने यूनिट बिल, कितने यूनिट आई तुम्हारी, कहते नहीं है कि बिजली का बिल आया, यार इस बार तो बड़ी ज्यादा यूनिट्स खर्च हो गई हमारी, जो कि समर्स में होता है, एसी वगैरह चलाते हैं, तो उस टाइम पे जो यूनिट में हमारा बिल आता है, वो यूनिट बेसिकली क्या होता है, वही समझा रहा हूं आपको। जो घर में आता है कमर्शियल यूनिट बोलते हैं उसे, कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी, कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी या हीट, कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी, और हीट कह सकते हो आप। कमर्शियल मतलब जिसका आप यूज कर रहे हो प्रॉपरली और उसके लिए पे करना पड़ रहा है आपको। अब कमर्शियल यूज की अगर मैं बात करूं, इसके अंदर कमर्शियल यूज ऑफ इसकी, कमर्शियल यूज ऑफ कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी की, तो क्या होगा इसके अंदर, इसकी एक यूनिट है जिसे बोलते हैं किलोवाट आवर, किलोवाट आवर। एक चीज तो बच्चों आपको क्लियर हो जानी चाहिए कि यहां से जो एनर्जी आएगी वो पावर इनटू टाइम हो सकती है, क्रॉस मल्टीप्लाई करके, पावर इनटू टाइम। तो ये देखो किलोवाट क्या होगी आपकी, पावर, किलोवाट क्या होगी, पावर, और ये आर है, किलोवाट आर, आर क्या होते हैं कितने घंटे, तो क्या हो जाएगी ये टाइम, तो पावर इनटू टाइम क्या हो गया, एनर्जी। ये यूज करना है। हमारे जो बिल आता है वो किलोवाट आर के हिसाब से आता है बच्चों। तो अब किलोवाट आर का मतलब, अब मैं वैल्यू लिखता हूं 1 किलोवाट आर की, 1 किलोवाट आर की, समझना। इसका मतलब क्या होता है, इसका सिंपल सा मतलब यह है कि एक कोई अप्लायंस है आपका, जिसको ऑपरेट करने के लिए आपको जो पावर चाहिए वो है 1 किलोवाट, जो कि होता है ना, कहते हैं 1 टन का एसी। बिल्कुल ऐसी लैंग्वेज में बात करूंगा, ऐसे टर्म्स में बात करूंगा, दिमाग में घुस जाए, आपके आसपास की बात करूंगा। कहते हैं ना 1 टन का एसी है। 1 टन का एसी का मतलब क्या होता है बच्चों, उस एसी को ऑपरेट करने के लिए 1 किलोवाट पावर चाहिए, याद रखना 1000 वाट पावर चाहिए, ठीक है। और जब उस 1 टन के एसी को आप 1 आवर के लिए चलाओगे तो वो जितनी एनर्जी कंज्यूम करेगा, उसे बोलते हैं 1 किलोवाट आवर, ठीक है। 1 टन के एसी को अगर आप 1 घंटे तक चलाते हो, जितनी एनर्जी वो कंज्यूम करेगा उसे बोलते हैं 1 किलोवाट आवर, ठीक है। और जितनी भी वो एनर्जी कंज्यूम करता है वो 1 यूनिट हो जाती है। फिर अब 1 किलोवाट मतलब 1000 वाट इनटू आर। बच्चों वी हैव टू कन्वर्ट दिस आर इनटू सेकंड्स। तो 1 घंटे में कितने मिनट्स, 60, और 1 मिनट में कितने सेकंड, 60। तो क्या करोगे, इंटू 60। तो आफ्टर सॉल्विंग दिस आपको मिलेगा 3.6 इंटू 10⁻⁶ जूल्स। तो बच्चों अगर 1 घंटे तक 1 किलोवाट आवर का एसी आप चला रहे हो, 1 किलोवाट वाला 1 टन वाला एसी आप चला रहे हो, तो इतनी एनर्जी कंजप्शन हो जाती है।
इतना याद रखोगे, इतनी एनर्जी कंजप्शन आपकी हो जाएगी। ये चीज आपकी कमर्शियल यूनिट बताती है कि इतनी एनर्जी कंज्यूम हुई, और इस तरीके से आपकी यूनिट्स एंड ऑल कैलकुलेट हो जाती हैं। सिंपल है कंसेप्ट, आगे बढ़ते हैं। ये था आपका पावर का कंसेप्ट, बहुत ज्यादा इसके अलावा आपको करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। आगे बढ़ते हैं फटाफट से। नेक्स्ट बच्चों, पावर अक्रॉस बल्ब्स की बात करता हूं मैं आप लोगों की, कि आपके बल्ब्स सीरीज में भी कनेक्टेड होते हैं, बल्ब्स आपके पैरेलल में भी कनेक्टेड होते हैं। सीरीज मतलब जैसे कि एक वो होती है ना, दिवाली की लाइट्स होती हैं, वैसा कुछ, वो सीरीज में बल्ब्स होते हैं। पैरेलल हमारे घर के कनेक्शंस होते हैं, हमारे घर में डिफरेंट डिफरेंट बल्ब्स हैं अलग अलग जगह पे, वो पैरेलल कनेक्शंस हैं। तो अब मैं सीरीज पैरेलल में क्या कंसेप्ट रहता है वो फटाफट से डिस्कस करता हूं आप लोगों के साथ। देखो, तो सीरीज पैरेलल के अंदर क्या होगा बच्चों, पहले मैं बल्ब्स को लगा रहा हूं सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ बल्ब्स, सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ बल्ब्स। फिर इसके बाद में कुछ क्वेश्चंस उठाएंगे, 3-4 क्वेश्चन, 4-5 क्वेश्चन है, वो उठाते हैं इन्हीं कंसेप्ट के ऊपर। अब सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ बल्ब्स में क्या होगा, 3 बल्ब्स को लगाओ सीरीज में, लगा दिया, सीरीज में कनेक्ट कर दिया, प्लस माइनस लगा दिया। मैंने मान लिया इसका रेजिस्टेंस R1, इसका R2, इसका R3। आपको पता है व्हेन है तो बल्ब का खुद का भी तो एक रेजिस्टेंस होगा नहीं होगा, तो मैंने क्या मान लिया, R1, R2, R3। इनकी पावर्स मान लो P1, P2, P3। और आपको पता है सीरीज में अगर रेजिस्टेंसेस कनेक्टेड हैं, रेजिस्टेंस ही तो होंगे ना एक्चुअली में वो, क्योंकि रेजिस्टेंस है उसका फिलामेंट होता है, टंगस्टन का होता है। लिख देता हूं मैं, फिलामेंट किसका बना हुआ होता है, टंगस्टन का। अब बच्चों के दिमाग में ये भी आता है टंगस्टन का, क्योंकि बिकॉज उसका जो रेजिस्टिविटी है वो बहुत ज्यादा होती है, और उसका मेल्टिंग पॉइंट भी काफी हाई रहता है। मतलब बहुत ज्यादा करंट भी दोगे तो वो बहुत लेट फ्यूज होगा, टूटेगी वो वायर बहुत लेट। तो वो कंसेप्ट भी वैसे इजी सा है, 10th लेवल का कंसेप्ट है। अब मैं कह रहा हूं इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल मिला V1, V2 एंड V3, तीनों के अक्रॉस। अब बात सिंपल सी याद रखना है, इसके अंदर क्या होगा, डेरिवेशन करनी है आपको, हर बार रेजिस्टेंस का यूज करना है। किसका यूज, रेजिस्टेंस का यूज करना होगा, क्योंकि ना क्वेश्चन में पता है क्या पूछते हैं इसमें, कि कौन सा बल्ब ज्यादा ब्राइट है, सीधा ये क्वेश्चन आता है। तो याद रखो जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा उसकी ब्राइटनेस भी क्या होगी, ज्यादा। तो हमें रेजिस्टेंस के टर्म्स में बात करना होगा, चाहे सीरीज कॉम्बिनेशन हो चाहे पैरेलल कॉम्बिनेशन हो। अब फटाफट से करते हैं। हमें पता है जो रेजिस्टेंस RS है सर्किट का, R1 प्लस R2 प्लस R3 हो जाएगा। ये तो बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है, मैं सीरीज पैरेलल समझा भी चुका हूं। अब RS की अगर मैं बात करता हूं, पहले R1 की बात करें। R1 को पावर के टर्म्स में लिखें, पावर के टर्म्स में R1, P1 और V1 है। हमने अभी पावर का रिलेशन देखा, P इज इक्वल्स टू V स्क्वायर अपॉन R, राइट। P is equals to V square upon R. From this equation we can say that R is equals to V square by P. Quite simple. उसके बाद R1 is equals to V1 square upon P. अब एक और चीज बताता हूं इसके अंदर, अपॉन P मैंने ये लिख दिया, ठीक है, अपॉन P1 लिख देते हैं। ऐसे आपका R2 कितना हो जाएगा, V2 स्क्वायर अपॉन P2, और ऐसे R3 कितना होगा, V3 स्क्वायर अपॉन P3। एक चीज अब जो समझने वाली है वो ध्यान रखनी है यहाँ पे, वो ये है कि यहाँ पे V1 V2 का चक्कर ही नहीं है, हमें ड्रॉप्स कंसिडर नहीं करने हैं यहाँ पे। अब ऐसा क्यों किया, क्योंकि ये सारे के सारे सेम पावर सप्लाई से कनेक्टेड हैं। ये चीज समझनी है आपको, यहाँ पे V ड्रॉप नहीं है, ड्रॉप नहीं है यहाँ पे, V क्या आपकी पावर सप्लाई, तीनों के तीनों सेम सोर्स से कनेक्टेड है, तो तीनों को सेम वोल्टेज मिलती है। ये चीज आपको पहले तो याद रखनी है, पावर सप्लाई इज सेम। तो अब क्या करेंगे हम, ये हटा दो, ये हटा दो और ये भी हटा दो। याद रखना यहाँ V1 V2 V3 जब होता है जब हम पोटेंशियल ड्रॉप्स की बात करते हैं, पोटेंशियल ड्रॉप नहीं है बच्चों, ड्रॉप इनके अक्रॉस आता है। हम बात ये कर रहे हैं, हम सीधा ये कह रहे हैं तीनों सेम पावर सप्लाई से कनेक्टेड है। याद रखना पावर सप्लाई मतलब तीनों के तीनों सेम वोल्टेज सोर्स से कनेक्टेड है, बिकॉज तीनों सेम बैटरी से कनेक्टेड है, इसकी वी वोल्टेज मैंने कंसिडर कर ली, इतना याद रखेंगे हम। बस अब खत्म कर दो। RS की वैल्यू आप बच्चों क्या लिख सकते हो, V स्क्वायर अपॉन PS लिख देता हूं सीधा, RS की वैल्यू V स्क्वायर अपॉन PS, बिकॉज सोर्स तो अभी भी V है। R1 की जगह V स्क्वायर अपॉन
P1, इसकी जगह v स्क्वायर अपॉन P2, ऐसी v स्क्वायर अपॉन P3, खत्म। v स्क्वायर से v स्क्वायर उड़ा दो, 1 अपॉन PS इज इक्वल टू 1 अपॉन P1 प्लस 1 अपॉन P2 प्लस 1 अपॉन P3, खत्म। तो ये आ गया आपका सीरीज कॉम्बिनेशन में। जब सीरीज में आपके बल्ब्स लगे हुए होते हैं तो पावर्स कैसे कैलकुलेट करते हैं। एक्चुअली में जो रेजिस्टेंस का पैरेलल कॉम्बिनेशन है वैसा सही कुछ है ये, ठीक है। बाकी डेरिवेशन मैंने आप लोगों को बता दी। अब आते हैं सीधा पैरेलल कॉम्बिनेशन पे। तो अब लगा देते हैं हम पैरेलल कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ बल्ब्स। सिंपल है, पैरेलल का भी मैंने क्या बोला था, एक चीज रेजिस्टेंस का यूज करना है, वही यूज करेंगे, आ जाएगा आंसर आप लोगों का, बिल्कुल सेम तरीके से जाएगी चीजें। लो ये भी बन गया, R1 R2 R3 P1 P2 P3। सोर्सेस तो सेम ही रहेंगे आपके, मतलब वोल्टेज सोर्स जो है वो सेम ही है, पावर सोर्स जो है आपका वो आपका क्या है, सेम है। यहाँ तो बहुत इजी सा कंसेप्ट है। मैंने क्या कहा, रेजिस्टेंस का यूज करो। हमें R1 R2 R3 की ये वैल्यूज पता है तो मैं दोबारा नहीं लिखूंगा। अब मैं सीधा रिलेशन कौन सा लिखूंगा आपका, इस केस में जो कॉम्बिनेशन होता है पैरेलल में, पैरेलल में क्या होता है बच्चों, 1 अपॉन RP इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। बस अब क्या करना है, R1 R2 R3 की वैल्यू डालो, खत्म कहानी, सिंपल हो गया। क्योंकि एक तरीके से मैं क्या कर रहा हूं, मैं ऐसा क्यों कर रहा हूं, क्योंकि मैं इन रेजिस्टेंसेस जो आपके बल्ब्स है ना, उन्हें मैं एक रेजिस्टेंस के सोर्स की तरह ट्रीट कर रहा हूं। तो मैं क्या कर रहा हूं, उनको रेजिस्टेंस की ही फॉर्म में लगा रहा हूं, ठीक है। जैसे रेजिस्टेंस कनेक्ट होते हैं वैसे कनेक्ट कर रहा हूं। क्वेश्चन आपके मन में आना चाहिए ऐसा क्यों कर रहे हैं, बिकॉज आपको पता है बल्ब का खुद का रेजिस्टेंस होता है। सो आई एम ट्रीटिंग दीज बल्ब्स एज द सोर्स ऑफ रेजिस्टेंस, ठीक है। तो कर देते हैं खत्म। R1 की जगह बच्चों v स्क्वायर अपॉन P1, तो मैं लिख सकता हूं P1 अपॉन v स्क्वायर, सॉरी ये ऐसी P2 अपॉन v स्क्वायर, ऐसी P3 अपॉन v स्क्वायर। सिर्फ मैंने क्या करा, ये R1 की वैल्यू v स्क्वायर अपॉन P1 पुट करी, v स्क्वायर अपॉन वाला P1 ऊपर, ऐसी P2 ऊपर, ऐसी P3 ऊपर। इस RP की जगह भी तो लिख सकते हो आप, क्या लिख सकते हो, v स्क्वायर अपॉन PS, v स्क्वायर से v स्क्वायर फिर उड़ा दो, PS इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, P1 प्लस P2 प्लस P3, खत्म। कितना ही टफ है बच्चों ये। तो ये डेरिवेशन क्या पता पूछ ले, देखो कुछ नहीं कह सकते, सीबीएसई का दिमाग घूम जाता है कभी, तो कुछ नहीं कह सकते, कभी कभी उल्टा सीधे क्वेश्चन दे देते हैं, जैसे 2020 में दिए थे। अब आप ये बच्चों नोट करो, मैं साइड हो जाता हूँ, स्क्रीनशॉट ले लो एंड पॉज करके नोट करो। तो बच्चों यहाँ तक नोट कर लिया होगा, आगे बढ़े। देखो एक छोटा सा कंसेप्ट हो रहा है एफिशिएंसी, बहुत बेसिक सा कंसेप्ट है कि कोई इलेक्ट्रिकल अप्लायंस है तो आपको उसकी एफिशिएंसी बतानी। बच्चों एफिशिएंसी का बेसिकली मतलब क्या होता है, बहुत सिंपल सा मीनिंग, लेमैन लैंग्वेज में बात करेंगे, बिल्कुल आम आदमी की भाषा में। आम आदमी की भाषा में क्या होता है एफिशिएंसी, कि आप कितना इनपुट दे रहे हो और आपको कितना आउटपुट मिल रहा है। सिंपल, कोई पर्सन है, जैसे बच्चों का केस ले लेता हूं, कुछ बच्चे होते हैं जो कम पढ़ते हैं ज्यादा नंबर ले आते हैं, उनको बोलते हैं हाईली एफिशिएंट। कुछ बच्चे होते हैं जो ज्यादा पढ़ते हैं कम नंबर आते हैं, उन्हें बोलते हैं लीस्ट एफिशिएंट, या कह सकते हो आप उनकी एफिशिएंसी थोड़ी सी कम है, ठीक है, लोअर एफिशिएंट है वो। अब यहाँ पे कंसेप्ट किसकी बात कर रहे हैं, एफिशिएंसी की। तो एफिशिएंसी बेसिकली होता क्या है, एफिशिएंसी सिंपल आउटपुट पावर टू द इनपुट पावर, बस रेशियो किस चीज का है, आउटपुट पावर टू द इनपुट पावर। बच्चों इनपुट का सिंबल है I/P, इनपुट पावर। बच्चों आउटपुट पावर कितना होता है, जो आपको रेजिस्टेंस के अक्रॉस मिलता है, IR, या आप कह सकते हो बेसिकली आउटपुट पावर बोल रहे हो, या आउटपुट वोल्टेज भी ले सकते हो आप यहाँ पे, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब मैं आउटपुट पावर की बात कर रहा था, मैं यहाँ पे वोल्टेज के टर्म्स में भी बात कर सकता हूँ, ये भी लिख सकता हूँ और मैं ये भी लिख सकता हूँ कि आउटपुट वोल्टेज अपॉन इनपुट वोल्टेज, आउटपुट वोल्टेज अपॉन इनपुट वोल्टेज, क्योंकि पावर का सोर्स तो वोल्टेज से बनेगा ना आपका, जो भी आपने वोल्टेज की सप्लाई लगा रखी, जो भी पावर सप्लाई है वो वोल्टेज ही होती है, बैटरी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, वो वोल्टेज जनरेट होगी। अब
आउटपुट वोल्टेज अपॉन इनपुट वोल्टेज का क्या चक्कर है? आउटपुट वोल्टेज वो होती है, एक सिंपल सा सर्किट के थ्रू समझाता हूं। जैसे एक ये बैटरी है, ठीक है, इसका खुद का इंटरनल रेजिस्टेंस आर है, यहां एक्सटर्नल रेजिस्टर आर है। अब आपको पता है इसका जो वो होता है वो ई होता है, जो इसकी पोटेंशियल होगा, और जो इसके क्रॉस मिलेगा वो क्या होगा? आपका वी होगा। तो बच्चों जो इनपुट है वो ई है। इनपुट क्या है? ई है, क्योंकि ई ने करवाना है जो करवाना है, दैट इज इनपुट। आउटपुट क्या है आपका? वी, क्योंकि आपको बाहर क्या मिला? बैटरी से बाहर क्या मिला? आपको वी मिला। तो आप क्या लिखोगे? वी अपॉन ई। वी अपॉन ई, वी तो आई आर के इक्वल होता है, और ये किसके इक्वल होता है? आई आर प्लस आर। किसके इक्वल होता है? आई आर प्लस आर। याद रखना है चीज, ये तो पहले भी करवा चुका हूं यार मैं। इस सिंबल को बोलते हैं नीटा, इस सिंबल को बोलते हैं नीटा। आप लोगों ने कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी पढ़ा हो शायद। नेता नुता मत करना, बच्चे बहुत पंगे लेते हैं, तो ये काम मत करना। इट्स नीटा। सो दिस इज आर एफिशिएंसी, ठीक है, ये होते हैं आपके एफिशिएंसी का फॉर्मूला। इसके बाद एक और चीज आती है, फटाफट से ही करते हैं वो भी, मैक्सिमम पावर थ्योरम, वो भी करवा देता हूं। मैक्सिमम पावर थ्योरम, मैक्सिमम पावर थ्योरम। देखो बहुत सिंपल सा फंडा है मैक्सिमम पावर थ्योरम का। क्या है? हमें पता है, इसमें ये बोलता है कि यार किसी सर्किट के अक्रॉस अगर आपने करंट भेजा, उसका कुछ रेजिस्टेंस वगैरह है, तो उसकी मैक्सिमम पावर किस केस में आएगी? हम उसके अक्रॉस मैक्सिमम पावर जनरेट कैसे कर सकते हैं, तो उसकी कंडीशन क्या होगी? ये चीज सेम ही सर्किट आप कंसिडर कर सकते हो। हम इसी सर्किट के अंदर अगर निकालना हो कि मैक्सिमम पावर जनरेट कैसे होगी, तो उसकी कंडीशन क्या है वो देखते हैं, और कंडीशन के साथ साथ ये भी बताना वो मैक्सिमम पावर की वैल्यू क्या होगी। डन? इतना समझ आता है? आगे बढ़ते हैं। P इज इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर, सबने देखा, मैंने कहा था ना डिसिपेशन जनरेशन वाले केस में H इज इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर टी बोला था। अगर H इज इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर टी है तो P इज इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर होना चाहिए। जनरेशन डिसिपेशन के केस में ये फॉर्मूला लगाना है। हमें एक चीज पता है, अब I की वैल्यू निकालते हैं हम। किसकी वैल्यू? I की वैल्यू, क्योंकि यार हमारे को रेजिस्टेंसेस को इन्वॉल्व करना जरूरी है, क्योंकि पावर का तो लेना देना वहां से रहेगा ही रहेगा डायरेक्ट। अब हमें पता है E इज इक्वल्स टू आई आर प्लस आई आर होता है। ये सबको पता होना चाहिए कि इस E की वजह से करंट जो आया वो करंट इसके अक्रॉस भी जाएगा, तो इसके अक्रॉस ड्रॉप मिलता है आई आर। क्या मिलेगा? पोटेंशियल ड्रॉप, करंट इंटू रेजिस्टेंस, क्या मिल गया? आई इंटू कैपिटल आर। सिमिलरली ये करंट वापस यहां पे भी तो आएगा, तो ये करंट इसके अक्रॉस भी जाएगा, तो आपको एक और ड्रॉप मिलेगा जो कि क्या होगा? आई इंटू स्मॉल आर। अब क्या करो, यहां से आई की वैल्यू निकाल लो। E इज इक्वल्स टू आई आर प्लस आर। आई की वैल्यू कितनी आ जाएगी? E अपॉन आर प्लस आर। अब क्या करेंगे, हम उसमें अंदर पुट कर देंगे। क्यों? क्योंकि पावर दो इन्हीं फैक्टर पे तो डिपेंड करती है। एक सप्लाई कितनी बड़ी है, एक आपने सप्लाई कितनी लगाई है, और दूसरा क्या होगा, और दूसरा फैक्टर कौन सा है कि कितने रेजिस्टेंसेस उसके अंदर लगे हुए हैं। ये हो गया, सिंपल है बच्चों। अब इसकी जगह ना एक फॉर्मूला लिख सकते हो आप, वो जरूरी है जानना। P इज इक्वल्स टू ई आर अपॉन आर माइनस आर का होल स्क्वायर माइनस 4r आर। ये चीज आधे बच्चों के ऊपर से निकल जाती है, आधे मीनिंग 90% बच्चों के ऊपर से ये चीज निकल जाती है, बट मैं इसको प्रूफ करके देता हूं। देखो मैंने कहा, मैंने इसको ये लिख दिया, देखें क्या ये टेक्निकली ठीक है, पता लग जाएगा आप लोगों को क्या मैथमेटिकली करेक्ट है ये। देखते हैं, मैंने ये लिख दिया, यही कहना चाह रहा हूं मैं, यही है। देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये हो सकता है 2ab, यही होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। यहां से निकालना है जरा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या आएगा यहां से माइनस 2ab, और ये क्या है आर। ठीक है, यहां पे बच्चों प्लस साइन, माय बैड, यहां पे क्या आएगा आप लोगों का प्लस साइन। अब ठीक है, जब ये प्लस साइन हो गया, अब देखना दोनों इक्वल आ गए, आर स्क्वायर प्लस आर प्लस 2rr इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर प्लस 2rr। तो आप इसको ये भी लिख सकते हो, प्लस लगा देना। ठीक है, ये चीज मैंने यहाँ पे यूज भी कर दी। चलो ठीक है, बढ़िया, डेरिवेशन करते हुए डिराइव करते हुए
का बताते हुए आप लोगों की मैथमेटिकली ऐसे करेक्शन भी हो ही गई। इतना ठीक है, ये लिख दिया। अब एक चीज समझो, इस पावर को मैक्सिमम होने के लिए डिनोमिनेटर को मिनिमम होना पड़ेगा, मानते हो ये चीज? अब डिनोमिनेटर को मिनिमम करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, इस फैक्टर को आप छेड़ नहीं पाओगे, लेकिन अगर आप इस फैक्टर को किसी तरीके से जीरो कर दो, क्योंकि यार ये स्क्वायर टर्म है, स्क्वायर तो हमेशा पॉजिटिव आंसर देगा, तो गड़बड़ तो है ही हमारे लिए, क्योंकि नीचे अगर पॉजिटिव टर्म आई तो ओवरऑल आपका डिनोमिनेटर बढ़ जाएगा, डिनोमिनेटर बढ़ेगा, पावर क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। सो वी कैन से जो कंडीशन लगानी है मेन, जो कंडीशन की बात करी थी हमने, कंडीशन फॉर पी मैक्स वो ये है जब आपका कैपिटल आर किसके इक्वल हो जाए, स्मॉल आर के इक्वल हो जाए। ये चीज समझनी है, जो कैपिटल आर स्मॉल आर के इक्वल हो जाए। ऐसे क्यों कह रहा हूं मैं, ये भी समझते हैं। खुद देखो, अगर रेजिस्टेंस आर ये बड़ा होगा, आर बड़ा होगा तो रेजिस्टेंस ज्यादा है, करंट कम फ्लो करेगा, करंट को रोकेगा। हमारा जो पावर है, जो हमारी पावर है वो करंट के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है, समझ रहे हो ये चीज, करंट के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है। तो हम क्या चाहते हैं, ज्यादा से ज्यादा करंट मिले। ज्यादा से ज्यादा करंट लेने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, रेजिस्टेंस को कम से कम करना पड़ेगा। और कम से कम सर्किट के अंदर रेजिस्टेंस हमेशा कितना होता है, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल। तो अगर एक्सटर्नल रेजिस्टर जो लगा रहा है इसकी वैल्यू हमेशा बहुत ज्यादा होती है, काफी ज्यादा, एज कंपेयर टू द इंटरनल रेजिस्टर, अगर इस एक्सटर्नल रेजिस्टर की वैल्यू स्मॉल, ये जो इंटरनल रेजिस्टेंस के इक्वल है, हो जाए, तो ओवरऑल सर्किट का रेजिस्टेंस बहुत कम हो जाएगा, क्योंकि इंटरनल रेजिस्टेंस काफी कम रहता है, न्यूमेरिकल्स में भी देखोगे ये चीज। तो उस टाइम पे आपका करंट क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा, पावर भी क्या हो जाएगी, मैक्सिमम हो जाएगी। आई थिंक अब आपके दिमाग में क्या होगा कि ऐसा कर क्यों रहे हैं, समझे ये चीज, सर्किट का रेजिस्टेंस मैं कम से कम कर रहा हूं, करंट अपने आप ज्यादा हो जाएगा, पावर अपने आप ही और ज्यादा हो जाएगी। सो दिस इज द कंडीशन फॉर मैक्सिमम करंट। और जब ये कंडीशन लगाओगे बच्चों, इसका क्या रह जाएगा, P इज इक्वल टू E अपॉन R अपॉन 4 आर आर, कैपिटल आर से कैपिटल आर गया, सो मैक्सिमम पावर P मैक्स इज इक्वल टू E अपॉन 4R। बच्चों ये फॉर्मूला काफी इंपॉर्टेंट रहता है मेंस वगैरह के लिए और नीट वगैरह के लिए, तो ये चीज आप नोट कर लो फटाफट से। आई थिंक समझ आ गया होगा। कुछ 2-4 न्यूमेरिकल्स और उठाते हैं, उसके बाद देखते हैं अगर कुछ करते हैं, अदरवाइज नेक्स्ट लेक्चर पे ले जाएंगे बात को। आज मैं एनर्जी तक चाहता हूं आप लोगों को एनर्जी पावर बढ़िया से समझ आ दे विद न्यूमेरिकल्स। चलो रब करता हूं मैं इतने, ये पार्ट अभी मैं रहने देता हूं रब करने के लिए। अब आते हैं सीधा क्वेश्चंस के ऊपर। बच्चों जो क्वेश्चन आए हुए हैं बोर्ड में, आ जाओ बच्चों। ये वाला क्वेश्चन आया हुआ 2016 के एग्जाम में, 16-17 वाले सेशन में, बेसिकली 17 हो गया है। तो 2017 के एग्जाम में क्वेश्चन क्या आया हुआ है, ध्यान से समझते हैं इस क्वेश्चन को, आपके सामने है। एक कहते हैं नाइक्रोम एंड कॉपर वायर्स ऑफ सेम लेंथ एंड सेम रेडियस आर कनेक्टेड इन सीरीज। ठीक है, 2 वायर्स हैं, एक नाइक्रोम की कॉपर की, दोनों को सीरीज में कनेक्ट कर दिया। करंट इज पास थ्रू देम, करंट भी सेम होगा सीरीज में। विच वायर गेट्स हीटेड अप मोर, विच वायर गेट्स हीटेड अप मोर, जस्टिफाई योर आंसर। देखो बहुत सिंपल सी चीज बताता हूं इसके अंदर, एक नाइक्रोम है एक कॉपर है, आपको इनकी नेचर पता होनी चाहिए। नाइक्रोम इज एन अलॉय, नाइक्रोम क्या एक अलॉय है, और जो कॉपर एक मेटल है। बहुत आराम से समझ आ जाएगा आप लोगों को। एक चीज आपको क्लियर होनी चाहिए, अलॉय के केस में रेजिस्टिविटी ज्यादा होती है तो करंट क्या होगा, कम होगा, हीट ज्यादा जनरेट होती है बेसिकली। और इसी केस में आपकी रेजिस्टिविटी कम रहती है और करंट क्या होता है, ज्यादा होता है। अब आपको पता है अगर करंट कम है, अगर करंट कम है तो रेजिस्टेंस ज्यादा होगा, मतलब ओवरऑल जो ये रेजिस्टिविटी ज्यादा होती है ना, वो करंट के फ्लो को कहीं ना कहीं रोकती है, कहीं ना कहीं करंट के फ्लो को रोकती है। और आपको पता है जैसे जैसे रेजिस्टिविटी हम कम से ज्यादा पे जाते हैं, हम कंडक्टर से सेमीकंडक्टर से इंसुलेटर ऐसे ऐसे जाना शुरू कर देते हैं। तो बेसिकली आपको इतना याद रखना है कि रेजिस्टिविटी ज्यादा होगी तो आपका करंट कम होगा, हीट ज्यादा प्रोड्यूस होनी ही होनी है, इतना याद रखो। करंट के फैक्टर पे ना भी जाओ तो आप सीधा लिखो रेजिस्टिविटी ज्यादा है तो हीट जो प्रोड्यूस होगी वो ज्यादा प्रोड्यूस होगी, हीट क्या होगी आपकी, ज्यादा प्रोड्यूस होगी ही होगी, क्योंकि वहां पे आपके जो फ्लो है वो रुकता है और रेजिस्टिविटी आपके फ्लो को ढंग से नहीं जाने देगी करंट के। तो ये फैक्टर आपको याद रखना होगा। अलॉय के केस में वैसे भी अलॉयज होते हैं क्या, होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल, राइट। तो ये चीजें आपको
याद रखनी होगी। रेजिस्टिविटी ज्यादा, हीट ज्यादा, रेजिस्टिविटी कम, ये कम। बाकी हमने वेरिएशन वगैरह भी कर रखे, टेम्परेचर वेरिएशन और, ठीक है। तो ये फैक्टर इसके अंदर आप लिख लोगे, रेजिस्टिविटी वाली बात लिख देना, बहुत बढ़िया से बढ़िया नंबर आ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन उठाते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों के सामने। क्वेश्चन ये है कि दो इलेक्ट्रिक बल्ब है आपके, टू इलेक्ट्रिक बल्ब P and Q हैव द रेजिस्टेंस इन द रेशियो 1 and 2। तो दो बल्ब कह रहे हैं वो, उनके रेजिस्टेंसेस, मैं कह रहा हूं एक बल्ब P एक बल्ब Q, उन दोनों के रेजिस्टेंस का रेशियो है 1:2। अब वो कहता है फाइंड दी, उसके बाद वो बोलता है फाइंड द रेशियो ऑफ पावर डिसिपेशन ऑफ द बल्ब्स। वो कह रहा है इन बल्ब्स के पावर डिसिपेशन का रेशियो निकालो। हाँ, इन दोनों बल्ब्स की पावर डिसिपेशन का रेशियो निकालो। कितना ही टफ क्वेश्चन है बच्चों ये, बहुत सिंपल, बहुत ही ज्यादा सिंपल। अब जो उसके अंदर उसने कंडीशन बोली है, दे आर कनेक्टेड इन सीरीज, ये जो छोटी छोटी कंडीशंस होती है ना बच्चों, उन्हीं को देखना होता है और उन्हीं पे क्वेश्चन बेस्ड होता है, और बच्चे यही छोड़ देते हैं। बच्चे न्यूमेरिक वैल्यूज पकड़ते हैं, जो बीच की लाइंस होती हैं जिसमें कभी कुछ कांस्टेंट लिखा है, कुछ सीरीज पैरेलल लिखा है, वो पकड़ते हैं बच्चों। अब मैं वही पकड़ूंगा, क्या? सीरीज। अब देखो सीरीज का कंसेप्ट जो आपने पकड़ा यहाँ पे, तो होगा क्या उससे? पावर डिसिपेशन मैंने क्या बोला आप लोगों को, I²R, राइट। सीरीज बोल दिया, करंट क्या होगा? सेम होगा। मतलब दोनों के अक्रॉस R और P और Q के अक्रॉस, दोनों के अक्रॉस क्या होगा? सेम होगा। ये कह रहा हूं पावर ऑफ P और एक क्या होगी आपकी पावर ऑफ Q। इतना तो बड़े आराम से समझ आता होगा, दोनों के अक्रॉस करंट क्या होगा? सेम, बिकॉज दे आर कनेक्टेड इन सीरीज। रेशियो निकालना है पावर डिसिपेशन का, यार क्या रहेगा इस क्वेश्चन के अंदर? खत्म नहीं हो गया, P by Q, I²/RP, I²/RQ, I² से I² उड़ा दो, तो क्या रेशियो आ गया पावर डिसिपेशन का? 1:2 ही नहीं आ गया? खत्म। ये आपका क्वेश्चन था, ये आपका बोर्ड में आया हुआ है, लेट मी चेक, 2018 बच्चों, 2018 का क्वेश्चन है। तो समझ आ गया होगा आप लोगों को बड़े आराम से। वो अभी करा है यार, डिस्कस कर लिया, बहुत बढ़िया। चलो आई गया आपके सामने, देख लो। ये क्वेश्चन आपका आया हुआ है अगेन 2019 के एग्जाम में। 17 का पहला क्वेश्चन था, फिर 18 का कर लिया, अब 19 का भी आ गया बच्चों। टू बल्ब्स आर रेटेड P1 एंड V, और दूसरा जो बल्ब है वो है P2 एंड V। मतलब दोनों की पावर डिफरेंट है लेकिन सेम सप्लाई से कनेक्टेड है। वही लॉजिक यूज किया था सीरीज पैरेलल बल्ब्स वाले में, देखो वही चीज पूछ ली उसने। इफ दे आर कनेक्टेड इन फर्स्ट सीरीज, सेकंड इन पैरेलल, अक्रॉस अ सप्लाई V, यही कंसेप्ट यूज करा था मैंने, बोला था ना आप लोगों को कि सेम सप्लाई से कनेक्टेड है वो। फाइंड द पावर डिसिपेटेड इन द टू कॉम्बिनेशंस इन टर्म्स ऑफ P1 एंड P2। पहले कर चुके हैं, तो ये डेरिवेशन मैंने आते ही करवा दी थी, ये 3 मार्क्स में आई हुई थी आपकी। तो ये डेरिवेशन हम कर चुके हैं कि सीरीज पैरेलल में जो आपके बल्ब्स कनेक्टेड होते हैं, तो किस तरीके से आपकी डेरिवेशन पावर की आएगी। पैरेलल सीरीज के केस में 1/P = 1/P1 + 1/P2 + 1/P3। पैरेलल के केस में P = P1 + P2 + P3। पूरी डेरिवेशन करिए, आप लोग चेक कर सकते हो। चलो अब आते हैं लास्ट क्वेश्चन पे। बहुत ही क्या कहूँ यार इस क्वेश्चन को, बच्चों वाला क्वेश्चन है ये तो काफी। इट्स लाइक अ पीस ऑफ केक, ये डायलॉग आपने पहले भी सुना होगा मेरे से। हीट प्रोड्यूस्ड बाय 100 वॉट हीटर इन 2 मिनट्स इज इक्वल टू, 4 ऑप्शन दे रखे हैं आप लोगों को। हीट जनरेटेड का फॉर्मूला मैंने बोला था, पावर इनटू टाइम, ये याद रखोगे तो हो जाएगा। और बच्चों ये क्वेश्चन सीबीएसई का जो सैंपल पेपर था लास्ट ईयर वाला 1920 सेशन वाला, उसके अंदर था ये। तो हीट इज इक्वल्स टू P इंटू डी। पी कितनी है? 100। 2 मिनट्स है बच्चों, यू हैव टू कन्वर्ट दीज मिनट्स इनटू सेकंड्स, तो 2 × 60। क्या ही रहेगा इस क्वेश्चन के अंदर? सॉल्व करो, इसे कितना आएगा? ये आएगा 12,000, और इसे क्या लिख सकते हो? 12 किलो जूल। खत्म। तो ये आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे जो कि हीट और पावर में से आए हुए थे, और इससे ज्यादा बहुत मतलब कम ही क्वेश्चन आते हैं। मैं 1 मार्कर जब आप लोगों को कराऊंगा उसमें भी आएंगे कुछ क्वेश्चंस, इसके ले लेंगे हम, उठाएंगे। आगे भी कुछ आएगा तो मैं पक्का उठाऊंगा। बाकी इसमें जो क्वेश्चन आते हैं वो बेसिकली वो पूछते हैं कौन सा बल्ब ब्राइट होगा, कौन सा मतलब डिम होगा। और ये क्वेश्चंस 4th यूनिट में ऐसे ज्यादा आएंगे आप लोगों की, EMI वाली यूनिट में, इसमें थोड़े कम रहते हैं।
रहेंगे भी तो कंपटीशन में, बोर्ड एग्जाम्स में कम होते हैं, बहुत ही कम, रेयर चांस। तो ये था आज का लेक्चर, हीट, पावर, मैक्सिमम पावर, बल्ब, सीरीज, पैरेलल और जो भी कुछ क्वेश्चन पॉसिबिलिटीज थी मैंने सारी की सारी आप लोगों के लिए कवर कर दिया। आई होप आप लोगों को बढ़िया मजा आ रहा होगा। बाकी आप लोग टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हो तो आप लोगों को ग्रुप, आपको डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर मेरा मिल जाएगा, कांटेक्ट करना। अब ये मत सोचना लेट हो गई हो, क्योंकि टेस्ट सीरीज में कस्टमाइज कर दूंगा अपने हिसाब से, आप लोगों के सारे टेस्ट ले लिए जाएंगे। प्लस कोई प्रॉब्लम है, कोई भी इशू है, इंस्टाग्राम पे कनेक्ट करो। अगेन लिंक मेरा, आपको आईडी का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, प्लस टेलीग्राम का लिंक भी आप लोगों को मिल ही जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। नेक्स्ट लेक्चर में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स डिस्कस करने वाला हूं, जो कि होंगे किरचॉफ्स के लॉ और उस पर बेस्ड आपका व्हीटस्टोन ब्रिज। ठीक है, फिर उसके क्वेश्चंस भी उठा लेंगे साथ के साथ। कोशिश इतनी है, बाकी देखते हैं क्या होगा। सो पढ़ते रहिए, ध्यान रखिए अपना भी, अपने पेरेंट्स का भी। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ऑल द बेस्ट फ्रॉम माय साइड, बाय बाय, टेक केयर।